हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स शगुन खेवाल और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे से अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों, ठीक है, अच्छे से पढ़ो बेटा, खूब मेहनत करो, अपना धमाका बिल्कुल धूल धूल कर देना है बोर्ड्स के लिए। तो अभी मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक विच इज आर रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेसेस का हमारा थर्ड लेक्चर है, पार्ट 3, जिसको बोलो रेस्पिरेशन। इसको अपन लोग 20-25 मिनट में निपटा के खत्म कर देंगे। तो बेटा, रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है? सबसे पहले तो तुम लोग को ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मेनली होता है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। बोले तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारा ब्रेक डाउन करना। रेस्पिरेशन बेसिकली जो है ना, वो होता है कि हमने जो खाना खाया है, ठीक है, वो खाना डाइजेस्ट होके लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? डाइजेशन में हमने पढ़ा कि हमने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हो चुका है और डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या बन गया? लास्ट में ग्लूकोज बन गया। ठीक है, इतना पढ़ा अपने अपन ने डाइजेशन में। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या करना है? जो हमारा वो खाना ग्लूकोज बना है, उस खाने से जो ग्लूकोज बना है, अब अपन को क्या करना है? उस ग्लूकोज के साथ छेड़छाड़ करनी है, उसके साथ खेलना है। अब उसके लिए खेलने के लिए क्या चाहिए? हमें सबसे खतरनाक टूल चाहिए, जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं खेलता हूँ इसके साथ, ग्लूकोज के साथ खेलना। ऑक्सीजन को बड़ा मजा आता है ग्लूकोज को परेशान करने में, तो हम लोग लेके आएंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि हमें क्या करना है? ग्लूकोज के साथ छेड़छाड़ करनी है। तो अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन लाएंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, मतलब कि ग्लूकोज को पीटेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेस्पिरेशन। बेटा, दो टर्म्स होते हैं, एक होती है ब्रीदिंग, एक होती है रेस्पिरेशन। बच्चों को यही लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना। नहीं, ये नहीं होता रेस्पिरेशन का मतलब। ये होता है हमारा ब्रीदिंग का मतलब। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो हमने लिया है ना, ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन लिया है, उस ऑक्सीजन की मदद से इस खाने को, इस ग्लूकोज को तोड़ना, ये क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो ये फर्क होता है हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। समझ आया? डाइजेशन से जो खाना आया था, जो डाइजेशन से जो ग्लूकोज आया था, उस ग्लूकोज को अब हमें ऑक्सीजन की मदद में क्या करना है? तोड़ना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कराने हैं, उसका ब्रेक डाउन कराना है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीजन, सॉरी, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यही हमारा होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। एक रेस्पिरेशन होता है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दूसरे तरह का ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एरोबिक के अंदर क्या होता है? हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और एनएरोबिक, जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, नो ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या होता है? नो ऑक्सीजन, हमें कोई ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन जब चाहिए, तो जब क्या होगा? ग्लूकोज हमारा क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। अभी जो हमारा C6H12O6 है, जब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो उससे हमें बदले में क्या मिलता है? CO2 और वाटर मिलता है। हम क्या लेके आए? हम ऑक्सीजन को लेके आए, क्योंकि हमें ग्लूकोज को परेशान करना है। तो हमने बोला कि हम लोग ऑक्सीजन को बुलाते हैं, ऑक्सीजन क्या करेगा? बढ़िया तरीके से ग्लूकोज की खबर लेगा। ठीक है, तो अपन लोग ऑक्सीजन को लाए, ऑक्सीजन को लाके हमने ग्लूकोज के साथ चिपका दिया कि अब ऑक्सीजन तेरी जिम्मेदारी है ग्लूकोज को देखना, तो ग्लूकोज को देख। समझ आया ना? अब वो क्या करेगा? लेकिन ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी ना कि भाई लेन देन हर जगह चलती है। कोई किसी से काम कराता है, बदले में तो चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो बदले में ऑक्सीजन बोलेगा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ग्लूकोज को मैं तोड़ दूंगा, लेकिन मुझे बदले में CO2 और पानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट निकलते हैं रिएक्शन के बाद, वो CO2 और वाटर निकलते हैं। CO2 और वाटर निकलते हैं। इतनी बात समझ आए? क्या होता है बेटा? जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, तो हमें ये दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये जो रिएक्शन हमारी हुई, ये हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। कुछ चीज याद आई तुम्हें? हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद आई? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या था? ये दोनों आपस में मिल रहे थे, सनलाइट और CO2 की, सॉरी, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज बना रहे थे।
क्या बना रहे थे? ग्लूकोज बना रही थी। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, खाना पचने के बाद जो ग्लूकोज आया है, उस ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस से तोड़ रहे हैं और ये दो चीजें हमें निकल रही हैं। तो दोनों रिएक्शंस क्या है, बिल्कुल उल्टी हैं। इतना बात समझ आया तुम लोगों को? दोनों रिएक्शंस क्या है, उल्टी हैं। फोटोसिंथेसिस में हमें CO2 चाहिए और हमें बदले में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और बदले में हमें CO2 मिलती है। तो सेम रिएक्शन है, वो घुमा के दे देगा तुम लोगों को, घुमा के पूछ लेगा सिर्फ तुमसे, इतना ही डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों में रिएक्शन एक ही इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ रिएक्शन उल्टी हो गई। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी, वही उसी को अगर हम लोग उल्टा कर देना तो वो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। इतना समझ आया? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो CO2 और H2O मिलते हैं। दो प्रोडक्ट क्यों मिले? क्योंकि हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन बोला मेरे को बदले में कुछ चाहिए, तो उसको बदले में हमने ये दो चीजें दे दी। एनारोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, तो ऑक्सीजन को क्या है, बदले में ऐसा कुछ खास नहीं चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, तो बदला किस चीज का जब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। समझ आई इतनी बात? अभी अपन लोग चलते हैं अगले में। अब जो रेस्पिरेशन के बेसिक स्टेप होते हैं बेटा, रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ये स्टेप हर एक रेस्पिरेशन में होंगे, दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में होंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से आया? हमारी बॉडी में जो खाना था, हमने उस खाने को क्या करा, डाइजेस्ट करा, अलग अलग प्रोसेस से डाइजेस्ट करा। वो जो खाना है, अब वो डाइजेस्ट हो गया, किसमें बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन के साथ मैंने क्या लिखा, 6 लिखा, तो इसका मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, हमारा टूट जाता है सबसे पहले पाइरुवेट में। पाइरुवेट जो होता है उसमें होता है 3 कार्बन। तो क्या हुआ, ग्लूकोज 6 कार्बन से 3 कार्बन में टूट गया। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि मैम 3 कार्बन में टूट गया, अब यहाँ तो 6 थे, तो बाकी के 3 कहाँ गए? अब क्या होता है ना, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं बेटा। तो एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। समझ आया ना? तो यहाँ पे पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो कार्बन तो 6 के 6 ही है, बस ग्लूकोज की जगह क्या बन गया, इस बार पाइरुवेट बन गया, और 6 कार्बन कितने में टूट गए, 3 3 कार्बन में टूट गए। लेकिन ये प्रोसेस होती कहाँ है, ये रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो अगर एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कोई भी तरह का रेस्पिरेशन हो, दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ये रिएक्शन होगी ही होगी, 110% होगी। ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। कितने मॉलिक्यूल में टूटता है, 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, जो कि 3 3 कार्बन के हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। सिंपल सी मैथ लग रही है ये तो। और ये स्टेप कहाँ होगा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। समझ आई? अब अगला प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, चीज तुमने सुना होगा कि हमें क्या, फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए, हमारी गट के लिए अच्छा होता है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। सारी शॉर्ट्स वीडियोस रील्स ये सब तुमने देखी होंगी। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का जो बेसिक मतलब होता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर क्या करना, किसी भी चीज के को क्या कराना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमें क्या कराना है, किसी भी चीज को, मतलब जो हमारा ऊपर जैसे पाइरुवेट बना है, अब इस पाइरुवेट को हमें क्या कराना है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे, जिससे हमें मिलेगा इथेनॉल CO2 जी निकलती है। ये होती है हमारी फर्मेंटेशन की रिएक्शन। फर्मेंटेशन किसके उसमें होती है, फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की कमी में होती है, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम लोग कराते हैं। अब ऊपर क्या था, पाइरुवेट बना, पाइरुवेट था, अगर ऑक्सीजन होती तो वो पाइरुवेट कुछ और चीज में बदलता। ठीक है, आगे आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, तो पाइरुवेट किस में बदलेगा, अब पाइरुवेट क्या है, ऑक्सीजन की कमी में बदलेगा हमारा इथेनॉल CO2 और एनर्जी में। इथेनॉल क्या होती है हमारी, बेसिकली एक तरह से अल्कोहल होती है, ये एक तरीके की अल्कोहल होती है हमारी, इथेनॉल एक तरह की शराब होती है हमारी। साथ में निकलती है CO2 और हमारी एनर्जी दीदी भी निकलती है। एनर्जी तो चाहिए, आखिर वो जो खाना है ग्लूकोज, हमने खाने को डाइजेस्ट करा, वो क्यों करा खाने को डाइजेस्ट, एनर्जी लेने के लिए। अब एनर्जी देखो, रेस्पिरेशन से बढ़िया अच्छी खासी एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है बेटा, जो पाइरुवेट हमारा ऊपर बना,
पर जो पायरुवेट था ना, वो पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी में इथेनॉल, CO2 और एनर्जी तीन चीजों में टूट गया। किसमें? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी तीन चीजों में टूट गया। लास्ट में हमें क्या चाहिए थी? एनर्जी। एनर्जी लेने के लिए तो हमने सारे झंझट हमने करे, डाइजेशन करा, रेस्पिरेशन करा, ये सब एनर्जी के लिए तो करा, तो हमें एनर्जी अभी मिल गई। ठीक है, इसी के लिए तो हम कर रहे थे सबको, ताकि हमारी बॉडी में हमें एनर्जी मिलेगी, तभी तुम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, बॉडी के सेल्स काम कर पाएंगे। तो एनर्जी हमें फाइनली यहाँ पे मिली, लेकिन ये मिली एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी में मिली ये वाली एनर्जी। तो अब हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन है, अपन की बॉडी में तो ऑक्सीजन है, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहीं पे तो ये प्रोसेस होगा ना, वहीं पे तो ये बनती है, शराब बनेगी, CO2 निकलेगी, वहीं पे तो बनेगी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन होती है, तो अब उसके अंदर क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, हमारी बॉडी में तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा है अपन, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। यहाँ पे सेल की क्या बनती है, सारी की सारी एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या होती है? एक एनर्जी की यूनिट होती है। एटीपी क्या होती है बेटा? एनर्जी की यूनिट होती है। ये क्या होती है? ये हमारी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी होती है, और एटीपी क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। इतनी बात तुम लोगों को पता है, बेसिक सी बात है तो तुमको पता ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन है, तो हम क्यों करें भैया एनारोबिक वाला, हम क्यों करें फर्मेंटेशन? जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहीं पे तो फर्मेंटेशन कराएंगे। जैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होती हैं, जहां शराब बनती है, अल्कोहल बनती है, वहां फर्मेंटेशन कराते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां पे क्या करेंगे, जो पायरुवेट था उस पायरुवेट को ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन ऐसे उसमें रखते हैं कंटेनर्स में, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी में रखेंगे उसे, जिसकी वजह से उससे शराब बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। लेकिन हम अपनी बॉडी की अगर बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन है, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन से जिंदा रह रहे हैं। तो हम क्यों करें एनारोबिक? हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एरोबिक करेंगे। हमारे पास तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, वही जो पायरुवेट था, उसी पायरुवेट की दोबारा ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन की, कि ऑक्सीजन भैया हमें तुम्हारी जरूरत है, तो तुम आ जाओ। ऑक्सीजन क्या बोलेगा, अगर तुम्हें अपन की जरूरत है तो बदले में अपन को क्या चाहिए, CO2 और वाटर तो चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या लेगा, CO2 लेगा, वाटर लेगा, और एनर्जी तो निकलनी है, क्योंकि सारे जो झंझट हम लोग ये सारे टंटे कर रहे हैं, ये सब किसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं अपन लोग, तो एनर्जी तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होती है बेटा, हमारी ये हो गई हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, एनारोबिक में क्या हुआ, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, तो इसलिए उसे फर्मेंटेशन नाम दे दिया। समझ आया? तो जो हमारी एरोबिक है वो कहाँ हुई, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई। समझ आया? और जो एनारोबिक है वो कहाँ पे हुई थी हमारी, वो हमारी कहाँ पे होती, एनारोबिक जो होते हैं मेनली इंडस्ट्रीज के अंदर। ये ईस्ट होता है ना हमारे, ईस्ट, ईस्ट सुना होगा तुमने, एक तरह की फंगस होती है ईस्ट, उसके अंदर होती है। ठीक है, ये ईस्ट फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। जो तुम्हारी मार्केट में ब्रेड्स वगैरह आते हैं, बर्गर के बन आते हैं, ये सब आता है, उसमें ईस्ट डला हुआ होता है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मैं बिना ऑक्सीजन के काम करूंगा। तो उसी की मदद से तुम्हारी ब्रेड्स वगैरह जो बन वगैरह बनते हैं, ये सारी चीजें, ब्रेड्स, बन, पाव, ये सब किससे बनते हैं, ये ईस्ट की मदद से बनते हैं। और ईस्ट फर्मेंटेशन कराता है, ईस्ट बोलता है मैं फर्मेंटेशन करूंगा, और फर्मेंटेशन जहाँ गया इसका मतलब वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ही होगा, याद रखना। और एनारोबिक कहाँ पे होगा, बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कराया जाता है एनारोबिक, ताकि शराब बनाई जा सके। समझ आई? लेकिन अपन की बॉडी के अंदर क्या होगा, एरोबिक होगा, ऑब्वियस सी बात है एरोबिक ही होगा, क्योंकि हमें तो हमारे अंदर तो भर भर के ऑक्सीजन है, तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, सिंपल सी बात है। अब एक आता है बेटा तीसरा केस। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे पैरों में क्या आ जाता है, दर्द होने शुरू हो जाता है। दर्द होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कई बार बहुत ज्यादा, जब हम मतलब पहला ही दिन है और भैया आज ही मिल्क हसीन बनने की सोच रहे हैं अपन लोग, भाग रहे हैं, नहीं रुक रहे, आज ही वजन कम करके रहेंगे, आज ही सब कुछ कर देंगे, आज ही पूरा फिट होके निकलेंगे, ऐसे भाग रहे हैं। तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। तो जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना बेटा, तो जो बॉडी के सेल्स में, बॉडी के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड जैसे ही बनना शुरू होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैरों वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है हमारी बॉडी में।
फिर हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं, गर्म पानी से पैरों की क्या करते हैं, मसाज लेते हैं गर्म पानी में। तो वो क्यों लेते हैं, ताकि हमारी जो पैरों की मसल्स हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स है, उन्हें थोड़ा सा आराम मिले, इसलिए। समझ आई? देखो यहाँ पे देखो। दिख रहा है तुमको? सबसे बीच वाला देखो, लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारी मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कब होगी कमी, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, हद से ज्यादा एक्सरसाइज ही कर ली, पहले दिन ही लगे पड़े हैं, भाग रहे हैं, तब। तो उसकी वजह से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। वो लैक्टिक एसिड बॉडी में क्या होगा, हमारे मसल्स वगैरह में इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, पैरों में पेन होगा। तो उस वजह से फिर बहुत दिनों तक रहता है वो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे फिर, गर्म पानी से मसाज करते हैं, और साथ में एनर्जी निकलेगी। एनर्जी तो बेटा देखो निकलेगी निकलेगी, क्योंकि हमने सारे घंटे एनर्जी के लिए किए हैं। हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो ये देखो, सबसे पहले हमारा ग्लूकोज था। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ग्लूकोज में क्या होता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था। 6 कार्बन तीन तीन के दो जोड़ों में टूट गए, जिसे हम बोलते हैं पायरूवेट। लेकिन कहाँ पे टूटे, साइटोप्लाज्म में टूटे। इतना भी याद रखना। साथ में क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी निकलेगी। अब ये जो पायरूवेट है, ये पायरूवेट तीन तरह की रिएक्शन करता है, एरोबिक, एनएरोबिक, और एक होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, एरोबिक। एरोबिक के अंदर क्या चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो रिएक्शन कहाँ पे होगी, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब ऑक्सीजन को बदले में क्या चाहिए होता है, पानी और CO2। याद रखना, ऑक्सीजन को बदले में क्या चाहिए, पानी और CO2 चाहिए। और एनर्जी तो निकलेगी निकलेगी। दूसरी होती है बेटा हमारी एनएरोबिक। एनएरोबिक कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमने पढ़ा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसके अंदर होगा, ईस्ट के अंदर होता है। इसलिए जिसमें क्या बनती है, शराब बनती है, CO2 बनती है, और एनर्जी निकलती है। ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। बॉडी के अंदर हमारी जो मसल सेल्स है, उनके अंदर होगा। मसल सेल्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी निकलेगी, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स के अंदर पेन रहता है। तो ये तीन रिएक्शन कौन करता है, पायरुवेट करता है, तीन अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है। ग्लूकोज ने तो एक सिंपल रिएक्शन करके पायरुवेट बना लिया, लेकिन पायरुवेट ने तीन अलग अलग तरह की रिएक्शंस करी है। इतना समझ आया? अब आगे आ जाओ। अभी देखो, पायरुवेट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब कि, ठीक है, पायरुवेट 3 कार्बन वाला है, तो सामने जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो भी 3 कार्बन वाला होगा। वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होंगे। फिर हम गर्म पानी से नहाते हैं, ठीक है, हॉट वाटर बाथ लेते हैं, उसकी वजह से हमें आराम लगता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है, एनर्जी टूटती है। ठीक है। देखो, सबसे पहले एक बेसिक चीज याद रखो, एटीपी क्या होती है, हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है। मतलब बॉडी में जहां भी एनर्जी बनी, इसका मतलब समझ लो एटीपी बन। अब एटीपी दो चीजों से मिलके बनते हैं, एडीपी और पीआई। पीआई का मतलब क्या होता है, हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। पीआई का मतलब क्या होता है, हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। पीआई का मतलब होता है हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ आया? एक एटीपी के अंदर 30.5 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी होती है, एक एटीपी के अंदर। तो एटीपी की जब भी बॉडी के अंदर जरूरत होगी, जैसे मैंने कहा कि मुझे एनर्जी चाहिए, मेरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो जब भी मेरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, मतलब मेरी बॉडी को एटीपी चाहिए, तो मैं एटीपी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। मेरी बॉडी क्या बोलेगी कि एटीपी बहुत हैवी है, मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। तो इस एटीपी को तोड़ने के लिए ये किसमें टूटेगी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। पीआई का मतलब होता है, पहले हम आई बोलते हैं फिर ई बोलते हैं, तो किसमें टूटेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर टूटती है एटीपी। ठीक है। तब जाके हम एनर्जी को हमारी बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज कर पाती है। इतनी बात समझ में आई? तो एटीपी कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती, क्योंकि एटीपी बहुत हैवी होती है। तो एटीपी को हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तब जाके हमारी बॉडी क्या करेगी, इस एटीपी को यूटिलाइज कर पाती है। और एक एटीपी के अंदर बेटा कितनी एनर्जी होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी होती है। ये जो किलो जूल पर मोल है, ये क्या है, इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट मतलब की यूनिट होती है एनर्जी की। समझ आया? अब नीचे आ जाओ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं, अब क्या होते हैं, प्लांट्स जो हमारे होंगे, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है, प्लांट्स को CO2 चाहिए, वो डिफ्यूजन से जा सकता है। लेकिन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो इतनी बड़ी है, कि इतनी बड़ी बॉडी है हमारी, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो वो है ना,
ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन से नहीं जा सकता पूरी बॉडी में, बहुत बड़ी बॉडी है, अगर डिफ्यूजन से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाने लग गया ना बेटा, क्योंकि डिफ्यूजन बड़ा छोटा प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन होता क्या है बताया, 9th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कि किसी भी चीज का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, जैसे ऑक्सीजन जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू करेगा। तो ये है, तो अगर बॉडी के अंदर डिफ्यूजन होना शुरू हो गया ना हमारी बॉडी में, तो भैया साल लग जाएंगे ऑक्सीजन को जाने में, हमारी बॉडी के अंदर कई साल लग जाएंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी जो है डिफ्यूजन जैसे प्रोसेस नहीं झेल सकती, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है। अब देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे, प्लांट्स को तुम्हें पता है कि दिन में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं दिन में जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन रात को तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं, तो रात को प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है कि क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात को। समझ आई इतनी बात? ठीक है। अब क्या होता है, अब एनिमल्स जो होता है, अब एनिमल्स में अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेशन करने के या ब्रीदिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेने के एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे अगर मैं फिश की बात करूं, तो फिश क्या करती है, जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को लेती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है और क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, अपना कराती है रेस्पिरेशन। ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स है, वो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स क्या होता है, कोई अपनी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को लेता है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस नोज के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है। अब पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना, जो फिश लेती है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये तो एक सिंपल सी बात है कि पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होगी एज कंपेयर टू एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक। ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, इसको तुमको याद रखना है। तो फिशेस क्या करती हैं, अपना मुंह खोलेगी, मुंह से ऑक्सीजन को लेगी। ठीक है। अब ऑक्सीजन ऐसे तो नहीं खाली ऑक्सीजन में पानी भी जाएगा, पानी जाएगा, वो सब वो जाने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन अंदर रख के पानी को बॉडी से बाहर निकाल देगी और ऑक्सीजन को अपने ब्लड में लेके चली जाएगी। और ब्लड में ले जाके ऑक्सीजन को, चीज का मतलब क्या करेगी, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी और ग्लूकोज को तोड़ेगी, सॉरी ग्लूकोज को तोड़ेगी। ठीक है। और फिर ऑक्सीजन को बदले में क्या चाहिए, CO2 वाटर और एनर्जी चाहिए। याद रखना, ऑक्सीजन को बदले में चाहिए होता है बेटा CO2 वाटर और एनर्जी चाहिए होती है ऑक्सीजन को बदले में। इतनी बात ठीक है, ये याद रख लो, इस बात को दिमाग में बिठा लो कि ऑक्सीजन को बदले में क्या चाहिए। ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल करोगे तो CO2 और पानी तो उसको चाहिए ही चाहिए, और एनर्जी तो हमको निकालनी है, इसी के लिए तो हम झंझट कर रहे हैं सारा। अब देखो, अब हम आगे ह्यूमन के उसमें, अब हम लोगों के अंदर क्या सारा प्रोसीजर होता है। हम लोगों के अंदर ही तुम लोग को दिख रहा है नेसल पैसेज, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हमारा सबसे ऊपर लिखा है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जिस रास्ते से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है। ठीक है। ये क्या होता है, हमारे सबसे पहले जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ये जो होल्स होते हैं हमारी नोज में, सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। इन नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, हेयर्स होते हैं ना। इन हेयर्स का क्या काम होता है, कि इन हेयर्स का काम होता है कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करना चाह रहा है, उस चीज को पकड़ना, उसको ट्रैप कर लेते हैं ये। ठीक है। उसको ट्रैप करेंगे, ट्रैप करने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी की लंग के अंदर नहीं जा सकता, लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इन हेयर्स का ये काम होता है। अब क्या हुआ, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है बाहर से एनवायरमेंट से ऑक्सीजन आई, आई एनवायरमेंट से एयर से ऑक्सीजन आई, वो ऑक्सीजन क्या कहाँ पे जाएगी, नेसल पैसेज में जाएगी। समझ आया, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज मतलब नॉस्ट्रल्स में घुसेगी। नॉस्ट्रल्स में घुसने के बाद वो कहाँ पे जाती है, हमारी फेरिंग्स लैरिंग्स में जाते हैं, फेरिंग्स लैरिंग्स दिख रहा तुमको, यहाँ पे जाएगी। अब ये जो हमारी ट्रैकिया है बेटा, ट्रैकिया, अब ट्रैकिया क्या है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब पे ना ऐसे रिंग्स बनी हुई है, रिंग्स, ये रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की। इन रिंग्स का काम पता है क्या होता है, ये रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन रिंग्स का काम होता है हमारी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा देना। मतलब कि एक ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे पाइप होता है ना, पानी देते हैं जिससे, ऐसा पाइप मान लो तुम लोग इसको। ठीक है। या फिर जैसे बिस्लरी की वाटर बोतल हो गई, इस तरह का पाइप मानो, इस तरह का। ठीक है। और उस बिस्लरी की वाटर बोतल पे ऐसे ऐसे डिजाइन होते हैं ना, सर्कल्स वगैरह होते हैं, साइड साइड में ऐसे ऐसे बना होता है। तो इसी तरीके से जो ट्रैकिया होते हैं ना, इस पे, उस ट्रैकिया पे भी, मतलब उस ट्यूब के चारों तरफ ऐसे ऐसे रिंग होते हैं, गोल 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 गोल, कंप्लीट कंप्लीट रिंग नहीं होती, वो सिर्फ इतनी इतनी होती है, ऐसी ऐसी रिंग।
ठीक है। इस रिंग का काम होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ट्रैक है वो ऐसे पिचक जाए, अगर वो कोलैप्स कर गया, हवा अंदर नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी तो हम लोग मर जाएंगे। तो इन रिंग्स, इन कार्टिलेजियस रिंग्स का काम होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा लेना। तो ये बात याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टिलेजियस रिंग्स का काम क्या होता है, ये ट्रैकिया पे कौन से रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिन रिंग्स का काम क्या होता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा लेना। अब ट्रैकिया आया, ट्रैकिया दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, दो हिस्सों में टूट गया, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंकियोल्स में टूट जाती है। तो डायग्राम देखो, ध्यान से डायग्राम देखते जाओ, ब्रोंकाई किस में टूट रही है, आगे जाके ब्रोंकियोल्स में टूट रही है। डायग्राम देखो, ब्रोंकियोल्स में टूट रही है। अब ब्रोंकियोल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, हमारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। ये हमारा ब्रोंकियोल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये होती है हमारी एल्वियोलाई, ये छोटे छोटे जो गोल गोल दिख रहे हैं ना तुमको, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये हमारी एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि इतने छोटे छोटे देने की क्या जरूरत है, हमारी बॉडी में बड़ी हो जाती है, एक बारी में ये काम खत्म था। बेटा एल्वियोलाई छोटी छोटी इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। जैसे हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन के अंदर विलाई, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, पढ़ा था ना वो, जिसने इसने नहीं देखा बेटा, वीडियो है लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया था, उसमें जाके देख लेना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ा देगा, ऐसे 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 हमारा फैट एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसी तरह एल्वियोलाई, एल्वियोलाई अगर ऐसे एक बड़ी होती तो थोड़ा ऑक्सीजन आ पाता, लेकिन अगर छोटे 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 ऐसे ऐसे सर्कल्स में, तो बहुत सारा ऑक्सीजन स्टोर कर सकती है अपने अंदर। तो एल्वियोलाई का काम होता है कि हमारी नोज से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको पकड़ लेना और ब्लड को बोलना कि ब्लड भैया तुम मेरे को CO2 पकड़ाओ, मैं CO2 बाहर फेंक देती हूँ। तो एल्वियोलाई क्या करेगी, ब्लड से CO2 को उठाएगी और बाहर फेंक देगी, और बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसे लेके CO2 को दे देगी, सॉरी उसको ब्लड को दे देगी कि ब्लड तू ले जा। अब ब्लड के अंदर क्या है बेटा, ब्लड के अंदर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा कि ऑक्सीजन को ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है, चिपकेगा और उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर घुमा देगा। पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को क्या करा देगा, मूव करा देगा, जहां जहां उसकी जरूरत है हर पार्ट में ले जाएगा उसको। तो ये काम किसका है, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन क्या काम होता है, ऑक्सीजन के साथ चिपकना और उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देना, ट्रांसपोर्ट करा देना उस ऑक्सीजन का। समझ आया, एल्वियोलाई का काम समझ आया। एल्वियोलाई का काम होता है कि जो एयर से ऑक्सीजन आ रही है उसको पकड़ना और ब्लड में दे देना। और ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई ने दी है उसे पकड़ेगा, पकड़ के पूरी बॉडी में उसको घुमा देगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या है एल्वियोलाई का, कि ब्लड में CO2 पड़ी हुई है उस CO2 को उठाना और हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकलवा देना, ये इसका काम होता है। अब एक बात और याद रखना, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करो, ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, हमने एयर अंदर ली हमने एयर अंदर, जब हम एयर अंदर लेते हैं ना तो हमारे लंग्स क्या होंगे, एक्सपैंड, फूल जाएंगे। जैसे ही हम फूलेंगे तो नीचे लिख रहा है डायफ्राम, डायफ्राम दिख रहा है तुमको, डायफ्राम, ये जो लिखा हुआ है डायफ्राम, दिख रहा है डायफ्राम। तो जो डायफ्राम होता है ये फ्लैट हो जाएगा। हमने ऐसे एयर ली, डायफ्राम हो गया फ्लैट, एयर छोड़ी, डायफ्राम हो गया ऐसा डोम शेप, जैसा डोम होता है ना, डोम शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का मान लो, ऐसी शेप में हो जाएगा। समझ आई, तो ये होता है। अब इसमें तुम लोग आगे देखो, यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है जो मैंने तुमको पढ़ाया है सब कुछ, कि हमारे लंग्स के अंदर जो होता है, सबसे पहले जो हमारा पैसेज होता है वो क्या होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई होती है, सिंगुलर में उसको एल्वियोलस बोलते हैं। एल्वियोलाई का क्या काम होता है, एल्वियोलाई के अंदर ब्लड वेसल्स से एल्वियोलाई जुड़ी हुई होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। एल्वियोलाई का काम होता है जो एयर हमने ली है, ध्यान से सुनो, जो एयर हमने ली है उस एयर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को पकड़ के अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर भेज देना। उन ब्लड वेसल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और क्या करेगा, पूरी बॉडी में घुमा देगा। दूसरे एल्वियोलाई का काम है कि उस ब्लड के अंदर जो भी CO2 प्रेजेंट है उसे खींच लेना, और खींचने के बाद उसको क्या करना बेटा, उसे खींचने के बाद हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देना, बॉडी से उस CO2 को बाहर निकाल देना। इतना काम होता है। अब एक पॉइंट जो यहाँ पे है वो क्या होता है, एक चीज याद रखना, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को यहाँ पे बोला गया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या बोला गया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला गया है।
हीमोग्लोबिन को बोला गया, लास्ट लाइन में तुम लोग देखोगे हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला गया। इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे उसके साथ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसका नाम दे दिया। ठीक है। अब एक होता है कि CO2 जो होता है ना, उसकी ज्यादा क्षमता होती है हमारे उसके अंदर, पानी के अंदर डिजोल्व होने की। ठीक है। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो CO2 की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है पानी के अंदर डिजोल्व होने की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। समझ आया? इतनी बात समझ आई, ये सब तुम समझ आया? ठीक है। अब अभी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि कैसे होता है। अब देखो इतना एल्वियोलर, अभी एक चीज एनसीईआरटी में दी है कि अगर एल्वियोलर सरफेस कौन सी थी, गोल गोल जो एल्वियोलाई हमने अपने लंग्स में देखी थी, ये जो एक्सटेंडेड डायग्राम दिखा रखा है ना तुम लोगों को, ये जो डायग्राम दिखा रखा है इधर ऑरेंज कलर में, ये जो डायग्राम लिखा रखा है ये, ठीक है, ये हमारी एल्वियोलाई है, तो इसी का नाम एल्वियोलर भी दे रखा है। ठीक है। अब इसमें आगे देखो, अगर इसमें ऐसा है कि इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर, अगर एल्वियोलाई की जो सरफेस है ना, अगर मतलब छोटे 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 बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, अगर मैं क्या करूँ, सारे बैलून्स को खोल के एक बना दूं, तो बेटा इसका जो एरिया होगा ना वो 80 मीटर स्क्वायर होगा। सोच सकते हो 80 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा इसका। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर डिफ्यूजन का इस्तेमाल करें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने में, तो 3 साल लग जाएंगे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाने में। मतलब हमारे लंग्स से हमारे टोज तक, पैर तक, टोज तक हमारे ऑक्सीजन को जाने में 3 साल लग जाएंगे। इसलिए हम डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। अगर डिफ्यूजन इसमें करने लगे ना बेटा, 3 साल लग जाएंगे, तब तक तो इंसान टैब हो जाएगा। समझ आए इतनी बात? इसलिए हम लोग, प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन होता है लेकिन हमारे अंदर डिफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्लांट्स की बॉडी जो होती है वो एक बार, वो आराम से क्या कर सकता है, डिफ्यूजन से भी सरवाइव कर सकते हैं, प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये था बेटा हमारा रेस्पिरेशन। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखना वीडियो को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ ना, बढ़िया से तैयारी करो, धमाकेदार तैयारी करो। फिलहाल के लिए बाय बाय।